जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम सुजीत है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं नीट एग्जामिनेशन के लिए बायोलॉजी के लिए अपने एक नए चैनल का नाम है वैदेही नीट। हम यहाँ पर अभी शुरू में देखेंगे नीट एनसीईआरटी का हर एक लाइन को हम समझेंगे। मीन्स लाइन बाय लाइन सीरीज मैं शुरू करने जा रहा हूँ, आप जुड़े रहें। और क्योंकि नीट एग्जामिनेशन में आपको बायोलॉजी में 50% वेटेज आता है और जितने भी सारे क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है, इसलिए मैं उसी चीज को देखते हुए नीट एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन शुरू करने जा रहा हूं अपने नए चैनल पे, दैट इज दी वैदेही नीट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस बस आप इतना समझ लीजिए कि एनसीईआरटी में कहीं भी कुछ भी लिखा हो तो नीट उसको पूछ सकता है। मीन्स आपको नीट के लिए अगर बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 अगर लाना है तो आपको एनसीईआरटी का हर एक लाइन वो भी कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर होना चाहिए। और उसी चीज को देखते हुए हम एनसीईआरटी का एक एक लाइन पर फोकस करेंगे और आप भी मेरे साथ उसको समझते जाइए, फिर आप रिवीजन करेंगे तो हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा। सो मैं शुरू कर रहा हूँ 11th क्लास का पहला चैप्टर, दैट इज दी लिविंग वर्ल्ड। उससे पहले यह दिया हुआ है यूनिट 1 में आपको 4 चैप्टर पढ़ना है, द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमलिया। सो यह यूनिट के बारे में डिस्क्रिप्शन है, चैप्टर अभी आएगा द लिविंग वर्ल्ड का, लेकिन हम इसको भी देखेंगे क्योंकि एनसीईआरटी का कोई भी लाइन आपको मिस नहीं करना है। सो चलिए शुरू करते हैं। सो हम यूनिट 1 में मैंने आपको कहा 4 चैप्टर्स देखेंगे। पहला है दी लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। इस यूनिट का सिग्निफिकेंस आप यह समझे कि इस प्लानेट अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसको हमने कैसे कैसे क्लासिफिकेशन किया है। पहले तो यही समझेंगे पहले चैप्टर में दी लिविंग वर्ल्ड में कि लिविंग और नॉन लिविंग में अंतर क्या होता है, कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि यह लिविंग है और यह नॉन लिविंग है। फिर जब हम जान जाएंगे कि यह लिविंग है तो इस प्लानेट अर्थ पे कितने टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसे हम बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। बायोडाइवर्सिटी समझने के बाद हम उसे क्लासिफाई भी करेंगे। जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आप देखेंगे कि मोनेरा किंगडम है, प्रोटिस्टा किंगडम है, फंजाई है। फिर चैप्टर 3 में आपको प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ना है। फिर चैप्टर 4 में एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ना है। सो इस यूनिट का एसेंस बस इतना है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस प्लानेट अर्थ पे उसको हम क्लासिफाई कैसे करेंगे और उसका हम सेंस कैसे डेवलप करेंगे। सो यूनिट 1 है, एक लाइन भी नहीं अपने को मिस करना है, हर एक लाइन को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। सो कुछ भी नहीं मैं मिस करने जा रहा हूं। यूनिट 1 है, कह रहा है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। मीन्स इस जो प्लानेट अर्थ है इस पे जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें कितना डाइवर्सिटी है। जैसे ह्यूमन एक स्पीसीज है, मॉस्क्यूटो एक स्पीसीज है, फिश का एक स्पीसीज है, यह सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और यह जो वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसी को हम कहते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। कह रहा है बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। बायोलॉजी का आप डेफिनेशन जब देते हैं तो आप कहते हैं कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो मीन्स होता है लाइफ एंड लॉजी मीन्स होता है स्टडी। मीन्स लाइफ को अगर आप स्टडी करते हैं तो उसी को आप क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। और यहाँ पे कह रहा है बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स, उसी की बात कर रहा है जो लिविंग फॉर्म्स है और लिविंग प्रोसेसेस। लिविंग फॉर्म्स और जो लिविंग कैसे जिंदा रहता है, कैसे इंटरेक्ट करता है अपने एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर के साथ, उसी का सेंस कह रहा है कि लाइफ फॉर्म्स का स्टडी और उसके प्रोसेसेस का। मीन्स मैं जिंदा हूं लेकिन मैं कैसे इंटरेक्ट कर रहा हूं अपने सराउंडिंग के स्पीसीज के साथ, अपने एबायोटिक फैक्टर के साथ, उसको भी हम स्टडी में कहाँ करते हैं, बायोलॉजी में करते हैं। कह रहा है द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेज एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिंपल सी बात है, मैंने कहा कि कितने टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म है। मैं हूँ, मस्क्यूटो है, फिश है, हॉर्स है, डॉग है, इतने सारे वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिज्म है और सभी मिलकर क्या बनाते हैं,
बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। अर्ली मैन could easily perceive the difference between inanimate matter and living organism। मीन्स जब यह सोशलाइजेशन नहीं हुआ था, सोसाइटी डेवलप नहीं किया था, और जब ह्यूमन जंगल में रह रहे थे, तब भी वो अंतर कर पा रहे थे कि कौन लिविंग ऑर्गेनिज्म है और कौन नॉन लिविंग मैटर है। जो इनएनिमेट का मतलब है यहाँ पर, वह है नॉन लिविंग मैटर। इनएनिमेट का मतलब यहाँ पे नॉन लिविंग, जैसे कि रॉक है, रिवर है, रॉक है, रिवर है, या जो नॉन लिविंग थिंग्स है, सॉइल है, यह सब क्या है, इनएनिमेट मैटर है। एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो ह्यूमन को पहले से ही पता था कि कौन लिविंग ऑर्गेनिज्म है और कौन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेंस। उनके पास साइंटिफिक क्राइटेरिया कुछ भी नहीं था कि किसे हम लिविंग कहेंगे और किसे हम नॉन लिविंग कहेंगे। बस उनको सेंस था कि अच्छा यह डॉग है, तो डॉग कुछ तो ऐसा काम कर रहा है जो कि बाकी जो नॉर्मल नॉन लिविंग थिंग है उसके सराउंडिंग में, उससे वह अलग है। कह रहा है अर्ली मैन डाइफाइड सम ऑफ द इनएनिमेट मैटर, जैसे कि विंड, सी, फायर। जो ह्यूमन सोसाइटी में जो सबसे पहले ह्यूमंस वगैरह आए, वो पूजा करते थे किसका, डाइफाइड मीन्स किसी को वर्शिप करना। वो पूजा करते थे किसका, इनएनिमेट मैटर का, जैसे हवा का या समुद्र का या फायर का। और आज भी आपको उसका जो कुछ सेंस है आपको सोसाइटी में नजर आता है। अभी भी आग को अग्नि देवता करके कहीं कहीं बुलाया जाता है, ठीक है। सो सोसाइटी में जब डेवलप नहीं हुआ था, तो जो बड़ा बड़ा फैक्टर्स था, जो नॉन लिविंग फैक्टर्स, जैसे कि आग है, पानी है, हवा है, इन सब चीजों के सामने आदमी झुकता था। उसी को कह रहा है अर्ली मैन डाइफाइड सम ऑफ द इनएनिमेट मैटर, जैसे कि विंड, सी, फायर, एंड सम अमॉन्ग द एनिमल्स एंड प्लांट्स। नॉट ओनली द इनएनिमेट मैटर्स, जरूरी नहीं कि हवा, पानी, आग को ही उसने पूजा, कुछ लिविंग मैटर में भी, जैसे कि आपको इजिप्शियन जो सिविलाइजेशन दिखेगा, वहां पर क्रोकोडाइल को पूजा जाता था। क्यों? क्योंकि वह जो इजिप्शियन सोसाइटी और इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो डेवलप हुआ था, वो डेवलप हुआ था नाइल रिवर के बगल में। और नाइल रिवर में क्या पाया जाता था, क्रोकोडाइल पाया जाता था, तो वहां पर वो क्रोकोडाइल को पूजा करते थे, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ इनएनिमेट मैटर को उन्होंने पूजा, वह लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी रिस्पेक्ट दिया। ऑब्वियस बात है, जिसके साथ पावर एसोसिएटेड था उसको उन्होंने रिस्पेक्ट दिया। अ कॉमन फीचर ऑफ ऑल सच फॉर्म्स ऑफ इनएनिमेट एंड एनिमेट ऑब्जेक्ट वाज द सेंस ऑफ ऑ और फियर दैट दे इवोक्ड अवे, ठीक है। सिंपल सी बात है, अभी मैंने कहा कि वह लिविंग को पूजा या नॉन लिविंग थिंग को पूजा। एक चीज जो कॉमन फैक्टर था उन सभी में, कि उनके पास पावर था और उसकी वजह से डर से वो पूजा करते थे उसको, ठीक है। वही कह रहा है कि कॉमन फीचर जो है ऑल सच फॉर्म्स में, इनएनिमेट हो या एनिमेट हो, वह क्या था, सेंस ऑफ ऑ और फियर, मीन्स वह डरते थे, ठीक है। वह डरते थे उसकी पावर से, उसकी शक्तियों से, क्योंकि अगर हवा तेज बहेगी तो उसका जो सोसाइटी है, उसका जो घर है, वह सब हवा में चला जाता होगा। अगर आग लग गया जंगल में तो फिर सब कुछ बर्बाद हो गया। अगर बाढ़ आ गई फिर सब कुछ बर्बाद हो गया। मीन्स जिसके पास पावर था उसके सामने वो झुका करते थे, बी इट लिविंग और बी इट नॉन लिविंग। यहाँ पर एनसीईआरटी कर रहा है इनएनिमेट मीन्स नॉन लिविंग थिंग और एनिमेट मीन्स लिविंग थिंग। द डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स बिगेन मच लेटर इन ह्यूमन हिस्ट्री, ठीक है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन है कि अगर एक ह्यूमन है तो उसका पूरा कैरेक्टर कैसा है, वह सब का स्टडी आपको ह्यूमन सिविलाइजेशन में बहुत बाद में लोगों को समझ में आया और बहुत बाद में इस चीज का शुरुआत हुआ। सोसाइटीज व्हिच इंडल्ज इन एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी कुड रजिस्टर लिमिटेड प्रोग्रेस इन बायोलॉजिकल नॉलेज, ठीक है। जो सोसाइटी इंडल्ज था किसमें, एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी में। एंथ्रोपोसेंट्रिक मीन्स होता है कि हर कुछ आप ह्यूमन को सेंटर में रख कर देखें। आज भी वही हो रहा है, हम हर कुछ को ह्यूमन को सेंटर में हम कहते हैं ह्यूमन काइंड, बट व्हाई वी से ह्यूमन काइंड? क्या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म इस प्लैनेट पे नहीं है? लेकिन हम अपने आप को सेंटर में रखते हैं और फिर हम सोचते हैं क्या हमारे लिए यह बेनिफिशियल है, क्या हमें यह नुकसान पहुंचा सकता है। और ह्यूमन को अगर सेंटर में रखकर कुछ डिसीजन या निर्णय लिया जा रहा है, उसी को हम बोलते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ
एंथ्रोपोसेंट्रिक। ऑब्वियसली बात है, बायोलॉजी की बात हो रही है, तो जो सोसाइटी है बाद में बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद, बहुत समय बाद वह एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू को रखकर इन सब चीजों को देखा। सिस्टमैटिक एंड मोन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स ब्रॉट इन। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, जब धीरे धीरे चीजों को समझने की कोशिश हुई, जब शुरुआत हुई, तो फिर सिस्टमैटिक अरेंजमेंट हुआ। मोन्यूमेंटल मीन्स कोई बड़ा बड़ा आई मीन इवेंट्स हुआ, ठीक है, मोन्यूमेंटल उसको कहेंगे, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स जो है उस चीज को लिया गया, लेकिन कब? जब नेसेसिटी डेवलप हुआ तब, आउट ऑफ नेसेसिटी, ठीक है। डिटेल्ड सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, चीजों को हमने देखा समझा, लेकिन कब? जब हमें उसकी जरूरत महसूस होना शुरू हुई, कि हमने यह भी देखा कि कैसे डॉग हमारे लिए एक डोमेस्टिक एनिमल बन सकता है। हमने यह भी देखा कि कभी भी हम एक वोल्फ को डोमेस्टिक एनिमल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो डॉग हमारे लिए बेनिफिशियल हो गया तो हमने उसको सोसाइटी में रख लिया, लेकिन वुल्फ हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं था तो हमने उसको कहाँ छोड़ दिया? जंगल में ही छोड़ दिया। उसी की बात कर रहा है कि सिस्टमेटिक एंड मोन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स ब्रॉट इन, मीन्स अब हम चीजों को क्लासिफाई करना शुरू कर चुके हैं। किसकी वजह से? हम अपनी जरूरत की वजह से, आउट ऑफ नेसेसिटी। डिटेल्ड सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया, फिर उसको हमने एक नाम दे दिया, और नाम देने के बाद उसको हम अपने नीड के आधार पर हमने क्लासिफाई कर दिया कि चलो यह डॉग है तो यह हमें सुरक्षा दे सकता है, अगर यह डियर है या टाइगर है तो इसका खाल निकाल कर, ठीक है, उसको हम एज ए क्लॉथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने उसके आधार पर सबको क्या कर दिया? क्लासिफाई कर दिया। करा द बिगेस्ट स्पिन ऑफ सच स्टडीज वाज द रिकॉग्निशन ऑफ शेयरिंग ऑफ सिमिलैरिटीज अमॉन्ग लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली। जब ह्यूमन क्लासिफाई करना शुरू किया सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, अभी अर्ली सिस्टम ही चल रहा है, कोई साइंटिफिक क्लासिफिकेशन नहीं चल रहा है, तो जब क्लासिफाई करना शुरू किया अपने नीड के आधार पे कि यह एनिमल हमें क्लॉथ प्रोवाइड करवा सकता है, यह एनिमल हमें फूड प्रोवाइड करवा सकता है, यह एनिमल हमें शेल्टर प्रोवाइड कर सकता है, इसके आधार पर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने क्या किया? क्लासिफाई करना शुरू किया। लेकिन जो सबसे बड़ा जो एक रिमार्केबल चेंज आया, कह रहा द बिगेस्ट स्पिन ऑफ सच स्टडीज वाज द रिकॉग्निशन ऑफ शेयरिंग ऑफ सिमिलैरिटीज। ठीक है, जो सबसे बड़ा चेंजेस यह आया कि हमने यह देखा कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से वह क्या शो कर रहा है? सिमिलैरिटी शो कर रहा है, ठीक है, अमॉन्ग देमसेल्व्स सिमिलैरिटी शो कर रहा है, बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली का मतलब आप यूं समझे कि कोई स्पीसीज डायरेक्टली एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे आपने गांव सब में सुना होगा कि कैट जो है, जो डोमेस्टिक कैट होती है, वो रिलेशनशिप में आता है किसका? जो लायन है, टाइगर है, ठीक है। तो ये जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन आज हमें समझ में आया है कि ये सभी कैट, टाइगर, लायन, लियोपार्ड फेलिडी फैमिली में आता है। सोसाइटी को पहले से उसके कैरेक्टर के आधार पर पता था कि कुछ तो सिमिलैरिटी है, उसी को हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी बोलते हैं। और वर्टिकल सिमिलैरिटी जब हम डिटेल्ड एनालिसिस करना शुरू किए, जब उस चीज़ों को बारीकी से देखना शुरू किए, यहाँ तक कि मॉलिक्यूलर बेसिस पर जाकर देखे डीएनए और साइकोलॉजिकल कैरेक्टर्स को, तब जाके हमें पता चला कि ये जो बात सोसाइटी ने हजारों साल पहले कह रखी है कि जो डोमेस्टिक कैट है उसका जो जंगल में रहने वाले कैट फैमिली है, लायन है, टाइगर है, लियोपार्ड है, उससे कुछ न कुछ सिमिलैरिटी मिलता है। सो जो डायरेक्ट कैरेक्टर हमें नजर आता है वह हॉरिजॉन्टली में हो जाएगा, और जो हम डिटेल एनालिसिस करके कैरेक्टर्स के साथ सिमिलैरिटी को मैच करते हैं वो वर्टिकली कहलाएगा। दैट ऑल प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिजम्स are related to each other and also to all organism that ever lived on this planet Earth। कि जब क्लासिफिकेशन हमने किया तो आज हमें पता है कि मेरा जो रियल एंसेस्टर है या आपका जो रियल एंसेस्टर है वो बैक्टीरिया ही है। वहीं से सारा एवोल्यूशन प्रोसेस हुआ, और प्रोसेस होते होते इट टुक बिलियन ईयर्स टू कम टू दिस पॉइंट कि एक ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ। आप नहीं मानोगे क्योंकि वह इतना दूर जा चुका है हमारे क्लोजनेस से कि एक्सेप्टेंस में नहीं आता। बट साइंटिफिकली आप जब स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो प्यूरिन, पायरिमिडिन मेरे डीएनए में है, वही प्यूरिन और पायरिमिडिन बैक्टीरियल डीएनए में भी पाया जाता है।
सो कुछ तो सिमिलैरिटी था जो कि मेरे में है और जो वही बैक्टीरिया के डीएनए में है, राइट। सो सिमिलैरिटी, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड है ही। was a revelation which humbled man and led to cultural movements for conservation of biodiversity। ठीक है, इन चीजों का जब सेंस डेवलप हुआ, ठीक है, कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी न किसी से रिलेशन में है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी न किसी से रिलेशन में है, इसकी वजह से सोसाइटी में इस चीज का सेंस डेवलप हुआ और सेंस डेवलप होने की वजह से हम चीजों को रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिए, हम चीजों को रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिए। नाउ यू सी कि यह यूनिट 1 में इतने सारा चीज दिया गया हुआ है, आपको बहुत आसानी से, यहाँ पे चैप्टर अभी शुरू भी नहीं हुआ है, बस यूनिट 1 का कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया हुआ है और यहाँ से भी आपको क्वेश्चन हो इजीली पूछ लेता है। आपको यकीन नहीं है तो आप जाके चैप्टर नंबर 8 सेल बायोलॉजी का आप देखें, उसका जो यूनिट 1 का डिस्क्रिप्शन है उसमें एक कॉन्सेप्ट पूछ दिया था नीट 2025 में कि व्हाट इज कॉल्ड द रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। आप जाके देखना, उसी के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। ओके, हम कहां तक देख चुके थे? ओके, was a revelation which humbled man and led to cultural movements for conservation of biodiversity। obvious सी बात है, इस चीज का सेंस समझे कि जब ह्यूमन को यह पता चल गया कि हम एक दूसरे से रिलेशन में हैं, हम एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो जो आज आदिवासी को आप देखेंगे या अभी भी जो लोग जंगल में रहते हैं, वह अपने नेचर को ही वर्शिप करते हैं और वर्शिप इस तरीके से करते हैं कि जब वहां पर कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट वगैरह को लाया जाता है तो प्रोटेस्ट करते हैं कि नहीं, इन चीजों को मैं आपको डिस्ट्रक्ट करने नहीं दूंगा, ठीक है। उसी को कल्चरल मूवमेंट हम कह रहे हैं कि वह अपने सराउंडिंग को सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं देखा, वह अपने फायदे के अलावा भी देखा कि नहीं, यह मेरे जीवन का अस्तित्व का हिस्सा है, तो मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इन चीजों को बचा कर रखूं। उसी को कह रहा है कि कल्चरल मूवमेंट शुरू हुआ। इन द फॉलोइंग चैप्टर्स ऑफ दिस यूनिट यू विल गेट अ डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स प्लांट्स फ्रॉम अ टैक्सोनॉमिस्ट पर्सपेक्टिव। अब जो फॉलोइंग चैप्टर्स है इस यूनिट में, द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, आप इसमें देखेंगे कि कैसे उन सब चीजों का, ठीक है, एज ए टैक्सोनॉमिस्ट के, टैक्सोनॉमिस्ट मीन्स कि जो साइंटिस्ट जो क्लासिफिकेशन करता है उसे कहते हैं टैक्सोनॉमिस्ट, उसके पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैसे कैसे डिटेल्ड एनालिसिस हम करने जा रहे हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। सो यह हमारा था क्या, यह हमारा था कि यूनिट 1 में जो 4 चैप्टर है उस 4 चैप्टर को हम कैसे देखने जा रहे हैं, ठीक है। अब हमारा पहला चैप्टर शुरू होगा, ठीक है, एंड दैट इज द लिविंग वर्ल्ड, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। लेकिन मैंने आपको कहा कि हम लोग एनसीईआरटी का एक एक लाइन को हम देखने जा रहे हैं, एक लाइन भी हम उसका मिस नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक साइंटिस्ट के बारे में, ठीक है, नाम है उनका अर्नस्ट मेयर, एक साइंटिस्ट के बारे में दिया हुआ है, नाम है उनका अर्नस्ट मेयर, ठीक है। और इनके बारे में आपको पहले मैं बता दूं, फिर मैं इस चीज को देखूंगा, कॉन्सेप्ट बता दूं कि अर्नस्ट मेयर ने अर्नस्ट मेयर का जो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ नीट, वह यह है कि इन्होंने स्पीसीज का डेफिनेशन दिया, स्पीसीज का डेफिनेशन जो आज के दिन में वो एक्सेप्टेड है अमॉन्ग द साइंटिफिक कम्युनिटी। उन्होंने स्पीसीज का डेफिनेशन इस प्रकार से दिया, दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया and show the similarities in their morphological character and can interbreed among themselves are called species, ठीक है। Those living organisms which live in a particular area show the similarity in their morphological character and can interbreed among themselves are called species। और यह स्पीसीज का डेफिनेशन कई बार नीट में पूछ चुका है, ऑब्वियस सी बात है कभी भी वो नेक्स्ट एग्जाम में पूछ सकता है। अब हम इसको देखते हैं एक एक करके कि यह साइंटिस्ट है, नाम है इनका अर्नस्ट मेयर, इनको डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी भी कहा जाता है क्योंकि इनका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है किसमें, इकोलॉजी में इनका ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, बट ओवरऑल बायोलॉजी के सेंस में ले सकते हैं कि बायोलॉजी में इनका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। इनका जो लाइफ स्पेन था टोटल 100 ईयर्स था, कुछ भी नहीं छोड़ना है। जब लिखा हुआ है था 1904 to 2004 तो ये भी पढ़ना है, ठीक है, कि इनका लाइफ स्पेन कितना था, 104 था। उनका जन्म हुआ था बॉर्न ऑन 5 जुलाई 1904 इन केम्पटन जर्मनी, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, केम्पटन जर्मनी में हुआ था
5 जुलाई को 1904 में। अर्नस्ट मेयर दी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी evolutionary biologist who has been called the Darwin of the 20th century, ये वाला पॉइंट मार्क कर लेना, ठीक है। अर्नस्ट मेयर जिन्होंने एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, उनको कहा गया क्या कि वह डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी है। 20th सेंचुरी मीन्स 19 की एरा की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी जैसे कि 2025 चल रहा है ना, तो यह 21st सेंचुरी चल रहा है, तो 20th सेंचुरी मीन्स 19 की एरा की बात कर रहा है। वॉज वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। अभी तक 20th सेंचुरी तक जो भी साइंटिस्ट थे, उसमें से अगर 100 साइंटिस्ट को हम ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट को कंसीडर करें, तो अर्नस्ट मेयर उसमें से एक अपना जगह बनाते हैं, ठीक है। मेयर ज्वाइंड हार्वर्ड्स फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस इन 1953 एंड रिटायर्ड इन 1975, ठीक है। हार्वर्ड को इन्होंने ज्वाइन किया कहाँ पे? फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस इन 1953, और रिटायर कब किए? 1975 में, ठीक है। अज्यूमिंग द टाइटल ऑफ अलेक्जेंडर अगेसिस, ठीक है, इनको अलेक्जेंडर अगेसिस का टाइटल दिया गया प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमिरेटस, पूरा टाइटल है यहाँ से, अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमिरेटस, ठीक है, ये पूरा टाइटल इनको दिया गया। थ्रू आउट हिज नियरली 80-year career, his research spanned ornithology। अच्छा, ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ बर्ड, जो बर्ड वगैरह का स्टडी करते हैं ना, उनको कहते हैं ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। उनके 80 ईयर के करियर में उनका जो रिसर्च था ऑर्निथोलॉजी पे था, टैक्सोनॉमी पे था। टैक्सोनॉमी मीन्स बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। जू जियोग्राफी, इसका मतलब है कि कौन सा एनिमल इस प्लैनेट अर्थ पे कहाँ रह रहा है, ठीक है। जू मीन्स होता है एनिमल एंड जियोग्राफी मीन्स होता है स्टडी ऑफ अर्थ, मीन्स कौन सा एनिमल इस प्लैनेट अर्थ पे किस जगह रह रहा है, उसे हम कहते हैं जू जियोग्राफी। फिर एवोल्यूशन मीन्स समझो ऑर्निथोलॉजी पे इन्होंने काम किया, टैक्सोनॉमी पे काम किया, जू जियोग्राफी पे काम किया, एवोल्यूशन पे काम किया। सिस्टमैटिक्स, हम जो अभी देखें ना कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से रिलेशन में है, उसी ब्रांच के स्टडी को हम कहते हैं सिस्टमैटिक्स। मीन्स को रिलेशन डेवलप करना बिटवीन वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अनदर, उसी ब्रांच को हम कहते हैं सिस्टमैटिक्स, ठीक है। अभी इस चैप्टर में आएगा भी एक दोबारा ये टर्म आएगा सिस्टमैटिक्स। एंड द हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी, ऑब्वियसली बात है कि 19th सेंचुरी में इसका फंक्शन चल रहा था, तो इन्होंने बहुत सारे चीज को अपने पास रख लिया। हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी के बारे में बताया कि बायोलॉजी किधर से शुरू हुआ। ऑब्वियसली बात है एरिस्टोटल से बायोलॉजी शुरू हुआ था, और बायोलॉजी का फिलोसफिकल सेंस क्या है हमारी लाइफ में, उस पर भी इन्होंने काम किया। अब क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, ही मे लाइक नीट कैन आस्क यू दैट कि फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजी को किसने दिया। सो द वन एक नाम आएगा, उनका नाम है अर्नस्ट मेयर, ठीक है। He almost single-handedly made the origin of species diversity the central question of evolutionary biology that it is today। कुछ नहीं कह रहा है, मैं कह रहा हूं कि जो स्पीसीज का डेफिनेशन दिया ना अर्नस्ट मेयर ने, उसी की बात कर रहा है कि उन्होंने सिंगल हैंडेडली इन्होंने स्पीसीज को क्लास डिफाइन कर दिया, और वह डेफिनेशन आज भी एक्सेप्टेड है अमंग द साइंटिफिक कम्युनिटी, ठीक है। He also pioneered करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज। अब इसी बात है, इन्होंने ही ढूंढा था, या इन्होंने ही बताया था पहली बार स्पीसीज का डेफिनेशन, जो कि अभी करेंटली एक्सेप्टेड भी है। मेयर वाज अवार्डेड द 3 prizes वाइडली रिगार्डेड एज द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। इनको 3 प्राइज दिया गया, जो कि उसको हम वाइडली रिगार्ड किया जाता है एज द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। नाम है उनका दी बाल्जन प्राइज इन 1983 में मिला इनको, दी इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी इन 1994 में, एंड द क्रेफोर्ड प्राइज इन 1999 में। मेयर डाइड एट द एज ऑफ 100 इन द ईयर 2004। इस चैप्टर का क्रक्स आप क्या निकालेंगे कि मेयर कब जन्म हुआ था, नहीं हुआ था, शायद ही ये पूछ ले, लेकिन कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए आपको पढ़ना है। लेकिन स्पीसीज का डेफिनेशन इन्होंने दिया, यह तो हमें देखना है। दूसरा हमें देखना है कि इन्होंने किस किस चीज पर काम किया, कुछ टर्म भी दिया हुआ है ऑर्निथोलॉजी, उस ऑर्निथोलॉजी को आपको देखना है, ठीक है। जू जियोग्राफी, बाकी चीज सब दोबारा आएगा, पर यह ऑर्निथोलॉजी, जू जियोग्राफी यह दोबारा नहीं आएगा, सिस्टमैटिक्स दोबारा आएगा, ठीक है। यह सब आपको इस पेज से आपको एक्सट्रैक्ट निकालना है कि इतना तो याद रखना ही है, बाकी चीज भी याद रह जाए
दैट्स वेल एंड गुड। नेक्स्ट, अब हम देखने जा रहे हैं बायोलॉजी का 11th क्लास का सबसे पहला चैप्टर, एंड दैट इज दी लिविंग वर्ल्ड। obvious सी बात है, एक एक लाइन को हम इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करने के लिए। ओके, सो दी लिविंग वर्ल्ड चैप्टर फर्स्ट है आपका। वह जो अभी तक मैंने आपको बताया वह क्या था, यूनिट 1 में आप क्या क्या पढ़ेंगे, उसका सेंस क्या है, वह आपको बता रहा था। अब हमारा चैप्टर फर्स्ट शुरू होने जा रहा है। चैप्टर फर्स्ट अब हमारा शुरू होने जा रहा है। ओके, चैप्टर फर्स्ट है दी लिविंग वर्ल्ड, मीन्स जो इस प्लैनेट अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी दुनिया कैसी है उसके बारे में हम बात करेंगे। कह रहा है इस चैप्टर में आप देखेंगे कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड क्या है और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है। छोटा सा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। कह रहा है हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, बस क्वेश्चन या एक्सक्लेमेटरी मार्क्स के साथ ही ये शुरू कर रहा है कि कितना मतलब कि आश्चर्यजनक है इस लिविंग वर्ल्ड। आपको आश्चर्य यूं नहीं लगेगा कि आप प्लैनेट अर्थ पर आ रहे हैं और आपको आश्चर्य लग रहा, नहीं। आप मार्स पर चले जाओ और अगर आपको 10 ऑर्गेनिज्म भी मिल गया ना तो पूरे मीडिया में, पूरे दुनिया में तहलका मच जाएगा, पूरा खबर फैल जाएगा कि उधर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उधर भी। तो इस प्लैनेट अर्थ पे मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो एज ए साइंटिफिक माइंड क्या आपको आश्चर्य नहीं लगेगा कि अच्छा इतना सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म इस प्लैनेट अर्थ पे आया कैसे। सो उसी के साथ यह शुरू कर रहा है हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड, द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज अमेजिंग, ठीक है। ये मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इस प्लैनेट अर्थ पे है वह अमेजिंग ही है, क्योंकि हम और आप लिमिटेड चीजों को देखे हैं। जब आप एक्सप्लोर करना शुरू करोगे तो आपको भी अमेज करेगा, मुझे भी अमेज करेगा। The extraordinary habitats in which we find living organisms, be it cold mountains, deciduous forests, oceans, freshwater lakes, deserts और hot springs, ठीक है, leave us speechless, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे जगह है जहां पर मैं और आप रहना पसंद नहीं करेंगे, और अगर गलती से पसंद कर भी लिए तो मैं और आप रहकर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन कह रहा है the wide range of living types is amazing, the extraordinary habitats means ऐसा हैबिटेट जो कि बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन में है, जैसे कि वहां पर भी हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलता है। कहां पे? कोल्ड माउंटेन्स पे, जहां पे टेम्परेचर माइनस में रहता है, ठीक है, टेम्परेचर माइनस में रहता है। डेसिडियस फॉरेस्ट में तो एक्सेप्टेड है, ठीक है। जो नॉर्दर्न इंडिया का जो क्लाइमेट है, नॉर्दर्न इंडिया का जो फॉरेस्ट है वो डेसिडियस फॉरेस्ट कहलाता है। ओशंस, ऑब्वियस सी बात है, ओशन का वास्टनेस आपको भी सेंस होगा, मुझे भी सेंस होगा, ठीक है। फ्रेश वाटर लेक्स, ठीक है, यहाँ भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम एक्सपेक्ट करते हैं और वो रहता भी है। डेजर्ट्स मीन्स जरूरी नहीं है कि हॉट डेजर्ट ही हो, कोल्ड डेजर्ट भी होता है। मीन्स जैसे कि हिमालयन माउंटेन वगैरह पे कोल्ड डेजर्ट है, और जो इंडिया में थार डेजर्ट है, ठीक है, जो राजस्थान में है, वहां पे आपको डेजर्ट्स में भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। और हॉट स्प्रिंग्स उसको बोलते हैं जो अर्थ के अंदर, पता है ना, मॉल्टेन लावा वगैरह होता है, और अर्थ में कहीं कहीं क्रैक आ जाता है, और वहां पे अगर समुद्र हो, वहां पे ओशन हो, तो पानी गर्म हो करके फव्वारा के जैसे फेंकते रहता है, उसी को बोलते हैं हॉट स्प्रिंग्स, उसी को कहते हैं हॉट स्प्रिंग्स। लीव अस स्पीचलेस मीन्स जब आप साइंटिफिक माइंड से ढूंढने जाओगे तो आपको आश्चर्य लगेगा कि कैसे इतने सारे जगह पर इतने सारे टाइप्स के बायोडाइवर्सिटी अवेलेबल है, ठीक है। करा द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स, ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड्स, द वैली ऑफ फ्लावर्स और द अटैकिंग शार्क इवोक्स अवे
एंड डीप सेंस ऑफ वंडर। गैलोपिंग हॉर्स, जो घोड़ा दौड़ते रहता है ना, उसकी बात कर रहा है। गैलोपिंग हॉर्स ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड्स, मीन्स साइबेरिया से बर्ड माइग्रेट करके राजस्थान का जो नेशनल पार्क है, केवला देव नेशनल पार्क से आई थिंक, ठीक है, वहां पर वो साइबेरियन बर्ड वगैरह आ जाता है, ठीक है। एंड द वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, आपको तमिलनाडु और केरला में आपको जो वेस्टर्न घाट है वहां पर आपको फ्लावर्स वगैरह का पूरा आपको स्ट्रक्चर ही दिखेगा। और द अटैकिंग शार्क इवोक्स अवे एंड डीप सेंस ऑफ वंडर, जो शार्क वगैरह जो अटैक करता है, मीन्स जो फ्यूरियस एनिमल्स है, नॉट ओनली द शार्क्स, इवन द लायंस, इवन द जो अदर ऑर्गेनिज्म सब है, वह क्या कराता है, आपको सेंस डेवलप करवाता है। वह भी कैसा, जो कि आपको आश्चर्य करे, आपको आश्चर्य करवाए, उसका सेंस डेवलप करवाता है, ठीक है। द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन among members of the population and among populations of the community or even molecular traffic inside a cell make us deeply reflect on what indeed is the life, ठीक है। जो इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आसपास के लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहता है। किसके लिए? फूड के लिए, शेल्टर के लिए, मीन्स हमेशा उसका लड़ाई झगड़ा चलते रहता है, ठीक है। लड़ाई झगड़ा ही नहीं चलता है, उसका कोऑपरेशन होता है, मीन्स एक दूसरे को सहयोग भी करते हैं जिंदा रहने के लिए। जैसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का जो आपने नाम सुना होगा कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को मदद कर रहा है जिंदा रहने के लिए, तो कोऑपरेशन भी करते हैं, ठीक है। और इवन द मॉलिक्यूलर और अमंग द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन एंड इवन पॉपुलेशंस ऑफ ए कम्युनिटी, ठीक है। पॉपुलेशन इकोलॉजी में आप पढ़ोगे, पहले ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को पॉपुलेशन कहते हैं, फिर डिफरेंट टाइप्स के पॉपुलेशन को मिलाकर हम उसे कम्युनिटी कहते हैं। तो उनमें सब में कॉन्फ्लिक्ट भी चलते रहता है और कोऑपरेशन भी चलते रहता है। और इवन द मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड अ सेल, ठीक है। मॉलिक्यूलर ट्रैफिक कहने का मतलब एक सेल में हजारों टाइप के रिएक्शंस हो रहे होते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। उसी रिएक्शंस को, सभी रिएक्शंस को जोड़कर हम बोल रहे हैं मॉलिक्यूलर ट्रैफिक, मीन्स कंटिन्यूस जो सिंथेसिस चल रहा है मॉलिक्यूल्स का हमारे सेल में, ठीक है। मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड अ सेल मेक अस डीपली रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इंडीड इज लाइफ। अब इतना सारा पॉइंट आ गया कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म कोऑपरेट कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में इतने सारे टाइप के केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, इन सभी चीज़ों को एक साथ अगर आप स्टडी करने बैठोगे तो आपको आश्चर्य होगा भी, मुझे भी आश्चर्य होगा, ठीक है। दिस क्वेश्चन हैज टू इम्प्लिसिट क्वेश्चंस विद इन इट। इम्प्लिसिट मीन्स होता है अंतर्निहित, मीन्स उसी में छुपा हुआ होता है। एक्सप्लिसिट मीन्स होता है कि क्लियर कट दिख रहा है, लेकिन इसमें दो क्वेश्चन छुपा हुआ है। पहला क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट इज अ टेक्निकल वन एंड 6 आंसर टू व्हाट लिविंग इज, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वो साइंटिफिक है और टेक्निकल है, और सिंपल सा कह रहा है कि इतने सारे चीज को जो आपने देखा, कोऑपरेशन हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मॉलिक्यूलर ट्रैफिक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्या, ठीक है। यह जो क्वेश्चन है यह साइंटिफिक है और टेक्निकल है। उसी को कह रहा है व्हाट लिविंग इज एज अपोज्ड टू द नॉन लिविंग, ठीक है। मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्या जो कि नॉन लिविंग से उसको अलग बनाता है, एज अपोज्ड टू द नॉन लिविंग, जो कि नॉन लिविंग से उसको अलग बनाता है। एंड द सेकेंड इज अ फिलोसफिकल वन एंड 6 आंसर टू व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ इज। दूसरा जो है वह फिलोसफिकल क्वेश्चन है और पूछ रहा है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम यहाँ पे साइंटिफिक माइंड से स्टडी करने आए हैं, तो हम यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे, बट डेफिनेटली हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। मीन्स व्हाट इज द लिविंग, व्हाट इज द लिविंग, ओके, व्हाट इज द लिविंग, ठीक है। कर रहा है दिस क्वेश्चन हैज, ओके, द सेकेंड वन इज फिलोसफिकल वन एंड 6 आंसर टू व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ इज। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हम नहीं देने जा रहे हैं। कर रहा है एज साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकेंड क्वेश्चन। फिलोसफी नहीं पढ़ रहे हैं ना, इसलिए सेकेंड क्वेश्चन को हम स्किप कर देंगे, ठीक है। वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज लिविंग। अब हम डेफिनेशन देने की कोशिश करेंगे व्हाट इंडीड इज द लाइफ, मीन्स कह रहा है व्हाट इज द लिविंग। आपको एक ऐसा डेफिनेशन देना पड़ेगा जो कि सुटेबल हो, जो कि फिट बैठे हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अब उसी का हम स्टडी आगे करने जा रहे हैं, उसी का स्टडी हम आगे करने जा रहे हैं, राइट। ओके, कह रहा है डाइवर्सिटी इन दी लिविंग वर्ल्ड। मैंने आपको कहा कि इस प्लानेट अर्थ पे एक दो टाइप का लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, इतने सारे टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म है।
आई मीन माउंटेन से लेके, ओशन से लेके, डेजर्ट से लेके, हर जगह आपको इतने सारे टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के वैरायटी को हम क्या कहेंगे जोड़कर कि ये डाइवर्सिटी है। ठीक है, डाइवर्सिटी है किसमें? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। डाइवर्सिटी है किसमें? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। कह रहा है इफ यू लुक अराउंड यू, वी इफ यू लुक अराउंड you will see a large variety of living organism, be it potted plants or insects, birds, ठीक है, your pets or other animals or plants। ठीक है, आप सिर्फ अपने सराउंडिंग में ही अगर आप देखेंगे तो आपको लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखेगा। जो गमला में जो आप पौधा लगाते हैं वो, जो इंसेक्ट आपको नजर आ रहा है वो, जो बर्ड का आप चर्पिंग सुनते हैं वो, और जो आपके घर में पेट है वो, या कोई अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या प्लांट्स हो, इतनी सारी चीजें तो हमारे आंखों से दिख रही है। तो क्या उतना ही लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस प्लैनेट अर्थ पे? नहीं, इस प्लैनेट अर्थ पे तो इतना सारा टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि शायद ह्यूमन उसको कभी डिस्कवर भी ना कर पाए। राइट, इतने सारे टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म करा है। देयर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन नॉट सी विथ योर नेकेड आई, बट दे आर ऑल अराउंड यू। और बहुत सारे टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके सराउंडिंग में है, पर आप अपने नेकेड आई से उसे देख नहीं सकते। जैसे कि अगर मैं इस स्टाइलस को टच करूं तो यहाँ पे भी शायद कुछ बैक्टीरियाज होंगे, ठीक है, जो कि मैं इसको अपनी आंखों से नहीं देख रहा हूं। तो इसका क्या मतलब? वहां पे वो है नहीं, उसका एग्जिस्टेंस है, उसका प्रेजेंस है, बट मैं नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन वह अपना प्रेजेंस वहां पर बना कर रखा है। और वह भी किसका पार्ट है? उसी लिविंग डाइवर्सिटी का पार्ट है। किसका पार्ट है? उसी लिविंग डाइवर्सिटी का। कह रहा है इफ यू वेयर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन। ठीक है, जब आप किसी जगह ढूंढने जाओगे और मान लो कि आपने किसी एक लोकेलिटी में ऑर्गेनिज्म को ढूंढा, तो वहां पे कम ऑर्गेनिज्म मिलेगा, लेकिन आपने कहा कि नहीं, अब मैं और बड़ा सा एरिया में इसको डिस्कवर करूंगा, एरिया बढ़ा दोगे तो आपको क्या मिलेगा? और नए नए टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलेगा। उसी के लिए कह रहा है इफ यू वेयर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन, द रेंज एंड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू सी वुड इंक्रीज। ऑब्वियस सी बात है कि जैसे अगर आप छोटे से जगह पर जाओगे, छोटे से तालाब में, आपको कम टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेगा, लेकिन उसी वही अगर लेक में चले जाओगे ढूंढने लिविंग ऑर्गेनिज्म के टाइप को, आपने एरिया बढ़ा दिया तो आपको ज्यादा वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेगा। ठीक है, ऑब्वियसली इफ यू वेयर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट you would probably see a much greater number and kinds of living organism in। अगर आप डेंस फॉरेस्ट में चले जाएंगे तो सीधी सी बात है आपको ज्यादा नंबर में लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके अलग अलग डिफरेंट टाइप्स में मिलेगा। ठीक है, कह रहा है ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट्स अ स्पीसीज। और हर एक टाइप का लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आपको नजर आ रहा है, दिख रहा है, वह एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। किसको? स्पीसीज को। और स्पीसीज का डेफिनेशन किसने दिया? डेफिनेशन दिया अर्नस्ट मेयर ने। अर्नस्ट मेयर ने कहा दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच लिव इन ए पर्टिकुलर एरिया एंड शो सिमिलैरिटी अमंग देमसेल्फ एंड कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ, दे आर सिंपली कॉल्ड व्हाट? दे आर सिंपली कॉल्ड द स्पीसीज। ओके, एंड जो नंबर है, द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन, और इसी को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी। इसी को हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जो नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो नोन है और जो डिस्क्राइब किया गया है, उसका रेंज कितना है? 1.7 to 1.8 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 1.7 to 1.8 मिलियन में कितना हो जाएंगे? 17 से 18 लाख। कितना? 17 से 18 लाख आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वह नोन है और डिस्क्राइब है। आई मीन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहा है, ये स्पीसीज की बात कर रहा है। जैसे ह्यूमन एक स्पीसीज है और ऐसे दूसरे स्पीसीज है, वो कितना स्पीसीज अभी तक डिस्क्राइब है? 17 to 18 लाख ऑफ स्पीसीज। 17 to 18 लाख ऑफ स्पीसीज। ठीक, पिछले पेज का कुछ कंटिन्यूड लाइन है। ठीक है, जो टाइप्स ऑफ लिविंग और जो कंटिन्यूड लाइन है, जो टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और वह क्या करता है? टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, उसी को हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। मीन्स जितने टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इस प्लैनेट अर्थ पे प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। कह रहा है वी शुड रिमेंबर हियर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरियाज एंड इवन ओल्ड वंस। ठीक है,
जब हम नया एरिया को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं और या हम नए एरिया में जाते हैं या पुराने एरिया में जाते हैं, न्यू ऑर्गेनिजम्स आर कॉन्टिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाइड। ऐसी बात नहीं है कि किसी एक जगह आप गए और वहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को आपने ढूंढ लिया और आपने डिक्लेयर कर दिया कि वहां पर और दूसरा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। नहीं, आप दोबारा जब जाएंगे उसी जगह पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को ढूंढने, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म वहां पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि आप पहली बार गए और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप डिस्क्राइब करके ढूंढ कर ले आए। नहीं, आप जितनी बार वहां पर विजिट करने जाएंगे उतनी बार आपको नया लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेगा। ठीक है। As stated earlier, there are millions of plants and animals in this world. अभी हमने बताया कि 17 to 18 लाख टाइप्स ऑफ स्पीसीज है इस प्लानेट अर्थ पे। सो प्लांट्स में भी क्या है, देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। मिलियंस मीन्स लाखों में है वो प्लांट्स और एनिमल्स इस वर्ल्ड में। ठीक है। वी नो दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स। बट वो जितने सारे प्लांट्स और एनिमल्स है उन सभी को हम कैसे जानते हैं, उसको हम अपने एरिया में लोकल नेम से जानते हैं। जैसे आपके यहाँ अगर मैंगो को आम कहकर, आम का पेड़ कह के बुलाया जाता होगा, दैट डजंट मीन कि केरला में भी उसी आम के पेड़ को आम कहकर बुलाया जाता होगा। वहां पर उसका लोकल नेम अलग होगा, वहां पर उसका लोकल नेम अलग होगा। ठीक है, लोकल नेम अलग होगा। दीज लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वही मैंने बताया कि जो लोकल नेम आपके यहाँ है जरूरी नहीं है कि वही लोकल नेम केरला में भी हो, वहां पे उसका लोकल नेम अलग होगा। इवन विद इन अ कंट्री, कंट्री मीन्स इंडिया की बात करो या किसी भी कंट्री में चले जाओ, कंट्री छोड़ो ना, स्टेट में एक जगह प्लांट को अलग कुछ बोला जाता है, दूसरे जगह जाओगे तो आपको उसी प्लांट का कुछ और नाम होता है। ठीक है। प्रोबेबली यू वुड रिकॉग्नाइज द कंफ्यूजन दैट वुड बी क्रिएटेड इफ वी डिड नॉट फाइंड वेज एंड मीन्स टू टॉक टू ईच अदर टू रेफर टू ऑर्गेनिज्म वी आर टॉकिंग अबाउट। इसका प्रॉब्लम क्या है, ये उसकी प्रॉब्लम की बात कर रहा है कि अगर केरला के पर्सन से मैं मिला और मैं अपना लोकल नेम के बारे में बता रहा हूँ कि मैं इस प्लांट पे स्टडी कर रहा हूँ, वह भी लोकल नेम के बारे में बता रहा हूँ वह इस प्लांट पे स्टडी कर रहा है, बट हम यह कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाए कि उसका जो लोकल नेम है प्लांट का, वह मेरा जो लोकल नेम है प्लांट का, दोनों सेम है। मुझे लगा कि अच्छा कोई और नाम बता रहा है, इसका मतलब किसी और प्लांट पे स्टडी कर रहा होगा। उसको लगा कि मैंने जो लोकल नेम बताया उसको नहीं पता, तो उसको लगा होगा कि किसी और प्लांट पे स्टडी कर रहा है। बट इन रियलिटी ऐसा था कि जिस प्लांट पे वह स्टडी कर रहा था उसी प्लांट पे मैं भी स्टडी कर रहा था। तो इसका क्या हुआ कि लोकल नेम होने की वजह से अलग अलग जगह पर कंफ्यूजन डेवलप हो गया। किसके बीच में, साइंटिस्ट के बीच में, या जो भी टैक्सोनॉमिस्ट है या जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में क्या हो गया, कंफ्यूजन डेवलप हो गया। ठीक है। प्रोबेबली यू रिकॉग्नाइज द कंफ्यूजन दैट वुड बी क्रिएटेड if we did not find ways and means to talk to each other to refer to organism we are talking about। अगर हमने कोई रास्ता नहीं ढूंढा यह चीज को बताने के लिए कि जो लोकल नेम की आप बात कर रहे हैं उसी लोकल नेम की मैं भी बात कर रहा हूं, लेकिन दोनों के बीच में कब जाके सिमिलैरिटी डेवलप होगा, जब उस प्लांट का पूरे कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम हो, तब हमें जाके पता चलेगा कि जिस प्लांट की बात आप कर रहे थे उसी प्लांट की बात मैं भी कर रहा था। Hence, there is a need to standardize the naming of living organism such that particular organism is known by the same name all over the world। ठीक है। तो ये जो कंफ्यूजन हुआ कि अलग अलग जगह पर अलग अलग आपने नाम दिया, तो उसका एक जरूरत डेवलप हुआ। ठीक है। देयर इज नीड डेवलप कि उस चीज के नाम को क्या करें, हम स्टैंडर्डाइज कर दें। मीन्स हर एक प्लांट का, हर एक एनिमल का पूरे वर्ल्ड में एक ही नेम हो, ताकि हमारा कम्युनिकेशन क्या हो सके, आसान हो सके। तो उसके लिए जो नीड डेवलप हुआ हमें। ठीक है। Hence there is a need to standardize the naming of living organism such that particular organism is known by the same name all over the world। This process is called nomenclature। ये इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, nomenclature। नाम पहले से थे, लोकल नेम्स थे, लेकिन उस लोकल नेम से हमें कंफ्यूजन डेवलप हो रहा था। इसलिए एक जरूरत महसूस हुआ कि क्यों न एक ऐसा सिस्टम लेकर आया जाए जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सिर्फ एक नाम हो, जिसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन आसान हो। और वह जो प्रोसेस है जिसमें हम हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक नाम देंगे, उस प्रोसेस को हम कहते हैं नोमेनक्लेचर। क्या कहते हैं, नोमेनक्लेचर। ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली and we know to what the organism the name is attached to, and this is the identification। ठीक है।
आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को तब नाम दोगे ना जब उसको आप आइडेंटिफाई कर चुके हो। किसी ऑर्गेनिज्म को अभी तक आपने देखा ही नहीं, जब आपने उस ऑर्गेनिज्म को नहीं देखा तो आप क्या नाम दोगे? तो नोमेनक्लेचर इज द सेकेंड स्टेज, ठीक है। बट उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अच्छा यह ऑर्गेनिज्म ऐसा है और हमें क्या करना है? इसको नाम देना है। क्या करना है? नाम देना है। In order to facilitate the study, number of scientists have established procedures to assign a scientific name to each known organism. This is acceptable to biologists all over the world. ठीक है, इसी चीज करा। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, नंबर ऑफ साइंटिस्ट ने क्या किया? एस्टेब्लिश किया कि जो नोमेनक्लेचर सिस्टम हो वह क्या हो? कॉमन हो, और उसकी वजह से क्या होगा? हमें मदद मिलेगा उस चीज को स्टडी करने में, ठीक है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, जो नंबर ऑफ साइंटिस्ट है उसने एस्टेब्लिश किया प्रोसीजर मींस तरीका टू असाइन साइंटिफिक नेम। किसको? हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देने के लिए, टू ईच नॉन ऑर्गेनिज्म। दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और वह जो नाम होगा हर एक बायोलॉजिस्ट को एक्सेप्टेबल होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे फॉर प्लांट्स साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन अग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया। अग्रीड प्रिंसिपल मीन्स कि जो साइंटिस्ट है